बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम प्याज के पास पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह ये प्याज का पास पेपर है जो भी हम सॉल्व करेंगे, इसमें जो मेनली पूछा गया वो 3 टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया है। एक हमारे पास मशीन से ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन, एक हमारे पास बेसिक इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक पावर सिस्टम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हम इन तीनों टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। जिसे सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे गए थे प्याज में। अब जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 67 है, इसमें पूछा क्या गया है, तीन ओम के रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द कॉर्नर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं जो कि पूछा क्या गया, 3 रजिस्टर हैं जो कि ट्रायंगल की फॉर्म बना रहे हैं। जैसे ये एक रजिस्टर है हमारे पास, एक ट्रायंगल की फॉर्म बना रहा है, दूसरा रजिस्टर है 2 और तीसरा रजिस्टर हमारे पास क्या है 3। ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3 ओम है, 3 ओम है, 3 ओम है। हमसे पूछा क्या गया, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो 2 पॉइंट कौन से निकाले थे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है, अपोजिट पॉइंट ये है। इन 2 पॉइंट के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। देखें अब यहाँ से अगर मैं बैटरी कनेक्ट करूँ तो क्या होगा, करंट जाएगा यहाँ से, ये दोनों क्या आ जाएंगे आपस में सीरीज़ में आ जाएंगे। तो 3 ओम और 3 ओम को सीरीज़ में कर देंगे हम, तो पीछे हमारे पास जो बचेगा वो क्या 3 ओम। इस इक्विवेलेंट को मैंने इग्नोर कर दी, ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज़ में तो सीरीज़ में कर दी। अब क्या होगा, ये और ये हमारे पास किस में सीरीज़ में आ गए। सीरीज़ का इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं सीरीज़ में, तो ये हमारे पास सीरीज़ में ऐड हो जाएंगे। यहाँ से एक बैटरी लगी है 3 ओम, 6 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया। अब पैरेलल में, तो पैरेलल किसको सॉल्व करेंगे, आर पैरेलल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 + 3। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 2 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 68 जो है, पूछा क्या गया, आ स्टैंडर्ड 60 वाट, सॉरी पहले ये 68, a total current 352 ampere is flowing through a circuit having 2 load in parallel। लोड की वैल्यू दे रखी है, द करंट इन 44 ओम रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हम बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है। तो ये क्वेश्चन की डायग्राम बन गई है। पूछा ये क्या है, 352 एम्पेयर जो हमारे पास करंट आ रहा है मैन से, और 2 लोड लगे हैं पैरेलल में, एक ये लोड है और एक ये लोड है। अब हमने जो करंट बताना है, द करंट इन 44 ओम रेजिस्टेंस विल बी, जो 44 ओम रेजिस्टेंस है इसमें हमें करंट की वैल्यू बतानी है, जो I2 है वो क्या होगा। देखें ये जो हमारे पास क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, ये हम करंट डिवीजन रूल से सॉल्व करेंगे। तो करंट डिवीजन रूल का फार्मूला क्या होता है, जो हमारे पास टोटल करंट होगा, जैसे टोटल करंट क्या है 352 एम्पेयर है, 352 एम्पेयर। इस करंट को हमने मल्टीप्लाई करना है जिस ब्रांच से हम फाइंड कर रहे हैं उसके अपोजिट ब्रांच से, मल्टीप्लाई बाय 132, मतलब इस ब्रांच में करंट फाइंड कर रहे हैं तो हमने I1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड कर देना है, 132 + 44। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करेंगे। 69 क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अ स्टैंडर्ड 60 वाट बल्ब इन सीरीज विद द रूम हीटर। इस केस में है 60 वाट बल्ब जो है हमारे पास, ये बल्ब है, ये रूम हीटर के सीरीज में कनेक्ट है एंड कनेक्टेड अक्रॉस द मैन, और जो मैन सप्लाई से कनेक्टेड 220 वोल्ट मैंने ले लिया। इफ़ द 60 वाट बल्ब इज रिप्लेस बाय 100 वाट बल्ब। अब केस 2 में क्या किया है, 60 वाट बल्ब को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, 100 वाट बल्ब से रिप्लेस कर दिया है, बाकी सर्किट वही हीटर है और ये। अब इसमें जो पूछा क्या गया है, जो आंसर दिया द हीटर आउटपुट विल इंक्रीज, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 60 वाट के मतलब यहाँ पर जो करंट आएगा उसमें हीटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हीटर की वैल्यू जो आउटपुट है वो इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा 220 वोल्ट में से माइनस होके, या 220 वोल्ट है माइनस होके जो इसके बल्ब के पास है 10 वोल्ट है, जो आउटपुट आएगी देखना है कि इस केस में ज़्यादा आ रही है हमारे पास, हीटर के केस में ज़्यादा है, जो ज़्यादा बच रही है, या इस केस में ज़्यादा बच रही है। तो सिंपल तरीका क्या है, हमें पता है हमने कि यूज़ क्या करना है, सिंपल KVL यूज़ करना है। 220 वोल्ट माइनस ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, देखेंगे जैसे 220 वोल्ट माइनस बल्ब, मुझे बल्ब की है, इसी तरह 220 वोल्ट यहाँ पे भी आएगी माइनस जो हीटर की आउटपुट है, यहाँ पे हीटर, पता चल जाएगा कि हीटर जो है इस केस में हीटर की आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है या इस केस में हीटर की आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है। अब सवाल ये पता होता है 60 वाट है, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना हमारे पास, जो KVL लगाएंगे तो I × R होता है KVL में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या होता है, हमें पता है पावर का फार्मूला क्या है, V² × R। तो
आर की वैल्यू क्या हो जाएगी वी स्क्वायर इंटू पी। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मैंने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर इस तरह निकाल दी है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है। तो आर की वैल्यू हमारे पास 806 आ गई इस केस में, और इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 484 आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास पावर डिफरेंट है। अब एक चीज़ देखें, अब वही फार्मूला लगाया, हमने बताना कि हीटर के पास आउटपुट कितनी जा रही है, 220 वोल्ट माइनस आई इंटू आर। आई की वैल्यू मैंने क्या ले ली, अज्यूम के लिए 1 ले ली है, मैंने एक सिंपल अज्यूम किया, इंटू 806, सॉरी यहाँ पे 0.1 ले लेता हूँ, ताकि जो हमारे पास क्या है माइनस जो वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए, इज इक्वल टू हमारे पास जो ये जो इन दोनों की वैल्यू माइनस होगी, हमारे पास किस में जा रही है, हीटर में जा रही है, तो हीटर में जा रही है वैल्यू। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास तकरीबन 140 आ रही है वैल्यू। तो केस 1 में हमारे पास जो हीटर के पास वैल्यू जा रही है वो 140 जा रही है, 140 वोल्ट जा रही है हीटर की आउटपुट। ये तो हमारे पास केस 1 आ गया। अब केस 2 में करेंगे उसी तरह, जो वैल्यू है करंट के पास अज्यूम की हमने 0.1 है। अब फिर उसी तरह वही फार्मूला लेंगे, हीटर की आउटपुट कितनी जा रही है 220 माइनस, इन दोनों पर जो चीज़ माइनस होगी इसके पास जाएगी ना, 220 माइनस 0.1 इंटू रजिस्टेंस इसमें कितना है 484। तो यहाँ पे आप देखेंगे हीटर के पास जो हमारे पास आउटपुट जा रही है वो हीटर के पास आउटपुट 170.1.6 जा रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस केस में जब हमारे पास पावर ज़्यादा है, जब पावर ज़्यादा है तो हमारे पास हीटर के पास जो आउटपुट जा रही है, हमने प्रूव किया वो 171.6 जा रही है। जब हमारे पास पावर कम है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा आ गया, तो हमारे पास हीटर के पास आउटपुट जा रही है 140 जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीटर की आउटपुट किस केस में इंक्रीज़ हुई है, हमारे पास इस केस में इंक्रीज़ हुई, जब हमारे पास जो इसकी जो पावर है वो ज़्यादा है। तो यही है, द हीटर आउटपुट विल इंक्रीज़। 100 वाट की केस में ये देखें, 100 वाट के केस में हीटर की आउटपुट इंक्रीज़ हो गई है, जबकि 60 वाट में हीटर की आउटपुट क्या डिक्रीज़ हो गई है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 71 को सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज एज फ्यूज मटेरियल। तो ये तीनों आंसर इसके ठीक होंगे, सिल्वर भी है, कॉपर भी है और ये एलुमिनियम। ये क्यों है देखें, फ्यूज़ को सबसे पहले समझ लें। ये हमारे पास लोड है, इसकी कैपेसिटी के 4 एम्पेयर करंट तक यहाँ से जा सकता है करंट, लेकिन अब क्या हुआ, कोई फॉल्ट आया जिसकी वजह से करंट क्या होगा 5 एम्पेयर हो गया। अब 5 एम्पेयर करंट जो है वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो क्या होगा डैमेज कर देगा। अब फ्यूज़ मटेरियल ये है हमारे पास, अब फ्यूज़ मटेरियल सारी बात है कंडक्टर होगा तभी तो करंट इसमें से 5 एम्पेयर पास होगा। ये क्या हो जाएगी आपस में, ये ओपन हो जाएगा, सॉरी ये क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा, इसमें से करंट जाएगा। तो करंट जाने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंडक्टर तो होना तो लाजमी है, तभी तो ये मेल्ट होगा ना, फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, जो है ये सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारे पास कंडक्टर यूज़ करेंगे, सिल्वर भी कंडक्टर, एल्युमिनियम और कॉपर तीनों हम यूज़ कर सकते हैं। 72 क्वेश्चन में हमारे पास पावर फैक्टर का पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ पावर फैक्टर इज इनकरेक्ट। तो ये तीनों इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट हैं, देखें पावर फैक्टर जो होता है हमारे पास, अब जो टोटल पावर है जिसे हम क्या कहते हैं अपेरेंट पावर, टोटल पावर में से कितनी पावर यूजफुल पावर यूज़ हो रही है, जिसे हम क्या कहेंगे किलोवाट कहेंगे, एक्टिव पावर, इसे हम पावर फैक्टर कहेंगे। जो हमारे पास सर्किट में जो हमारे पास टोटल पावर आ रही है उसका कितने परसेंट यूजफुल पावर यूज़ हो रही है हमारे पास, वो होगा हमारे पास पावर फैक्टर। तो अपेरेंट पावर को हम केवीए से यूज़ लिखते हैं और एक्टिव को किलोवाट से लिखते हैं। तो पावर फैक्टर का फार्मूला तो हमारे पास ये बनता है। तो ये देखें, इस किसी भी ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये देखें यहाँ पे भी है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी करेक्ट है हमारे पास। सॉरी शुरू में मैंने क्या दिया था गलत है, ये तीनों हमारे पास ठीक है, क्योंकि ये भी देखें पावर फैक्टर क्या हो जाएगा किलोवाट इंटू केवीए, ये हमारे पास ठीक है। और जो दूसरा फार्मूला पावर फैक्टर रेजिस्टेंस ओवर इम्पीडेंस, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों, ये इस ट्राइंगल से देखें, जो एक्टिव पावर होती है उसे हम रेजिस्टेंस में वो खर्च होती है, वो मशर यूजफुल पावर आई स्क्वायर आर रेजिस्टेंस में होती है। और इसी तरह जो हमारे पास ये जो पावर रिएक्टिव है ये हमारे पास किस में यूज़ होगी, इंडक्टेंस में होगी। और जो टोटल पावर है इम्पीडेंस है। तो इसी तरह पावर फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास केवीए की जगह क्या आ गया हमारे पास जेड आ गया, और किलोवाट की जगह हमारे पास क्या आ गया आर आ गया। तो आर बाई जेड भी जो हमारे पास पावर है। और इसी तरह रियल पावर और अपेरेंट पावर, रियल पावर मतलब क्या, जो पावर यूजफुल हो रही है, यूजफुल पावर इसे यही कहते हैं, ये भी है और ये भी। इसका मतलब क्या हो, तीनों करेक्ट आंसर इसके। अब ये वोल्ट मीटर शुड जनरली हैव लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्यों होता है, देखिए जो वोल्ट मीटर है हमारे पास, ये वोल्ट मीटर है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट है, ये हमारे पास क्या है वोल्ट मीटर है। और
हमने क्या फाइंड करना है, किसी भी लोड पे जो है, तो वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये हमेशा हाई होगा। अब ये हाई क्यों होगा, इसकी रीज़न समझ लें। अगर इसका जो वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास लो हो जाएगा, तो मतलब कहने का कि सारा का सारा करंट आगे चले जाएगा और जो कि वोल्ट मीटर हमारे पास डैमेज होने का खतरा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। और जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमारे पास जो वोल्ट मीटर के बाद करंट जाएगा वो बहुत कम जाएगा, तो वोल्ट मीटर क्या होगा, डैमेज होने से बच जाएगा। और दूसरा हमें ये भी पता है कि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा किस में लगाते हैं, हम पैरेलल में लगाते हैं लोड को चेक करने के लिए। अब ये लोड है हमारे पास, अब अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम हुआ, रेजिस्टेंस लो होगा, तो हमें पता है कि जो हमारे पास करंट है वो हमेशा लो पाथ फॉलो करेगा, तो सारा का सारा करंट हमारा इधर चले जाएगा, लोड के पास करंट ही नहीं जाएगा। हमें तो लोड के पास करंट चाहिए मेजर करने के लिए, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हाई कर देंगे। जब ये रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत हाई हो जाएगा तो करंट हमारे पास लोड की तरफ से भी जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 56 में जो हमसे पूछा गया, अ साइनसॉइड वोल्टेज विद वोल्टेज इक्वेशन ये दे रखी है, इस अप्लाइड अक्रॉस अ लोड एंड द करंट लैग बिहाइंड द voltage by 30 degree, which of the following is not correct, no power will be consumed in the circuit। ये correct नहीं है, तो ये क्यों नहीं है, आप ये देखें। एक चीज़ समझे, जो हमारे पास प्योर इंडक्टर है, जिस तरह ये इंडक्टर है हमारे पास प्योर इंडक्टर है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्योर है, तो इसमें जो वोल्टेज, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लूँ पॉइंट को, तो हमारे पास जो करंट है वो हमेशा क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। ये हमारे पास करंट हो जाएगा। लैग किस तरह कर रहा है, एंटी क्लॉक वाइज में देखेंगे, जो चीज़ आगे वो लीड करती है, जो पीछे वो क्या करेगी, हमारे पास लैग करेगी। तो ये हमारे पास उस केस में जब हमारे पास प्योर इंडक्टेंस हो, इसमें कुछ भी ना हो, तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास कोई भी ये जो इंडक्टर है वो पावर कंज्यूम नहीं करेगा। अगर मैं आपको इस ग्राफ से समझाऊँ, ये मेरे पास एक ग्राफ है, मैंने आप बताना है, हमें ये पता है इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, V=L/di/dt। ये हमारे पास करंट का ग्राफ है। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो उससे कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास। तो इससे हम ये चीज़ एज्यूम कर सकते हैं, जो एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल में जितनी पॉजिटिव साइकिल 50 है तो -50 है, तो पावर कोई भी हमारे पास कंज्यूम नहीं हो रही। इस केस में अगर डिलीवर हो रही है तो इस केस में क्या अब्जॉर्व हो रही है, तो नेट क्या है, कोई भी पावर हमारे पास कंज्यूम नहीं हो रही। लेकिन ये उस केस में जब प्योर हमारे पास क्या हो, इंडक्टर हो। लेकिन अब क्या किया मैंने, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, हमारे पास कुछ ना कुछ जो हमारे पास लॉस इसमें जाएगा, तो जो अब एंगल जो होगा वो हमारे पास वोल्टेज और करंट के दरमियान 90 डिग्री का नहीं होगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 80 डिग्री चलेगा। अब 80 डिग्री क्या कहने का मतलब क्या, हमारे पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस आ गया तो क्या होगा, पावर कंज्यूम हो रही है। अब मेरे को 70 डिग्री है, तो फिर मतलब यही है कि हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। 30 डिग्री है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब यही है, ये देखें, नो पावर विल कंज्यूम इन सर्किट। अब पावर कंज्यूम हो रही है सर्किट में, क्यों हो रही है कि वोल्टेज जो है एंगल 30 डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। मतलब क्या कहने का, यहाँ अब रेजिस्टेंस आ गया तो पावर कंज्यूम हो रही है। अगर रेजिस्टेंस ना होता तो हम कह सकते थे ये इस केस में कि हमारे पास प्योर इंडक्टर है, कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रही। अब ये वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर कैन बी फाउंड आउट बाय, तो वंस कम्प्लीमेंट किस रहते हैं, जो जैसे ये 1 है, इसका मैंने 1 कम्प्लीमेंट लेना है, चेंजिंग ऑल 1 to 0, इसका आपको 0 में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 कम्प्लीमेंट आ जाएगा। एंड ऑल 0 to 1, अगर इसका 1 कम्प्लीमेंट लेने तो क्या इसको दोबारा 1 में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 कम्प्लीमेंट। तो यहाँ तक हमारे तकरीबन बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो कवर हो गए हैं। अब हमने जो है ना सेकंड जो हमारा टॉपिक था मशीन के देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो क्वेश्चन 53 है ये मशीन सिंक्रोनस मोटर का है। इन सिंक्रोनस मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज डज नॉट वेरी विद लोड, तो लोड के साथ कौन सा लॉस वेरी नहीं होगा। तो विंडेज लॉसेज जो है, सबसे पहले समझे विंडेज लॉसेज क्या होता है, कि हमारे पास कोई भी मशीन है, ये मिसाल के तौर पर जो हमारे पास स्टेटर है और ये रोटर है, तो नो लोड में हमारे पास नो लोड में ये रोटर जो है, स्टेटर है, थोड़ा बहुत मूव करता रहेगा। हमारे पास स्टेटर जो है, रोटर मूव करता रहेगा। लोड लगाएं या ना लगाएं, हमारे पास जो है रोटर मूव करता रहेगा इन लोड नो लोड लॉसेज, नो लोड में। तो ये हमारे पास लोड पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये नो लोड लॉस में होगा। जिस तरह आप इससे दरवाजे की एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक डोर है, तो उसे जब हम ओपन कर रहे हैं और दरवाज़ा खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ थोड़ा जो है किस्म का समझे लॉस हो रहा है, वो जो बंद होने में खुलने में। इसी तरह मशीन में भी जो है हमारे पास रोटर जो है मूव कर रहा है नो लोड में, तो थोड़ा बहुत जो लोड ना लगे उस केस में जो मशीन मूव कर रही है तो उसे क्या कहेंगे, विंडेज लॉसेस कहेंगे। तो
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द नॉट वेरिएबल, ये लोड से लोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, विदाउट लोड है तो इसे विंडेज लॉसेस कहेंगे। इसी तरह 54 में इन 3 फेज 450 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ स्पीड ऑफ 950 आरपीएम इफ द मशीन हैज 6 पोल द परसेंटेज स्लिप विल बी। अब स्लिप किसे कहते हैं हमारे पास, अभी देखिए मैं मशीन के जो अपर व्यू पार्ट ले रहा हूँ, ये हमारे पास स्टेटर है और ये रोटर है, ये किस्म का रोटर है। अब हमें पता है स्टेटर जो हमारे पास फिक्स पार्ट होता है मशीन का, रोटर मूव करता है। जो स्पीड रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड स्टेटर फ्लक्स माइनस रोटर फ्लक्स, जो रोटर, इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी उसे क्या कहेंगे, हम स्लिप कहेंगे। स्टेटर फ्लक्स जो मुझे स्पीड से मूव कर रहा है और जो रोटर जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसे क्या कहेंगे, स्लिप कहेंगे। तो इससे यही क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताना क्या है, परसेंटेज स्लिप बतानी है इस क्वेश्चन में। तो परसेंटेज स्लिप का फार्मूला जो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्लिप का फार्मूला क्या, परसेंटेज NS माइनस NR इंटू NS, ये परसेंटेज स्लिप का फार्मूला इंटू 100। अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अब ये चीज़ फाइंड किस तरह होगी, ये जो 950 आरपीएम है ये हमें दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, रोटर की स्पीड दे रखी है 950 आरपीएम है, ठीक है। अब हमने स्टेटर की स्पीड बतानी है, स्टेटर फ्लक्स की, तो वो किस तरह होती है, इसका फार्मूला हमारे पास सिंपल 120 इंटू एफ इंटू पी, ये फार्मूला होता है। तो 120 फ्रिक्वेंसी भी हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में हमारे पास, अगर फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है तो 50 हर्ट्ज ले लेंगे सिंपल हम, 50 हर्ट्ज। और पोल हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास कितने पोल हैं, 6 पोल यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को जब पुट, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी NS की वो कितनी आ रही है, 1000 आ रही है, 1000। अब इस वैल्यू को सारे को परसेंटेज स्लिप में वैल्यू में पुट करें तो स्लिप क्या आ रही 1000 माइनस रोटर की स्पीड हमें पता है कितनी है, 950 है, 950 इंटू 1000। इसे जब कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी वो 5% आ गई है। तो यही हमारा इसका आंसर क्या था, 5%। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करेंगे हम। A spiral gauge induction motor designed at run at 60 Hz is connected to a 400 volt। अब इसी स्पाइरल गेज पहले केस में 60 हर्ट्ज थी, अब क्या 50 हर्ट्ज में हमने इसे कनेक्ट कर दिया है सप्लाई वोल्टेज। द रोटर विल बी, इसकी स्पीड बतानी है। पहले केस की स्पीड क्या थी, 60 हर्ट्ज से 400 वोल्ट, और दूसरे केस में जो 50 हर्ट्ज की है तो उसमें हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने इस क्वेश्चन से पहले किया था कि जो हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है वो सिंपल क्या, हमने याद रखना 120 F/P। अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन ना हो तो हमने सिंपल 50 हर्ट्ज ले लेना है, पोल गिवन हो तो पोल हमेशा 2 लेने। तो केस 1 में, जो केस 1 है हमारे पास 60 हर्ट्ज दे रखी है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, 60 हर्ट्ज पहले पुट करना है। इसकी स्पीड आ रही है हमारे पास 120 मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज और पोल हमारे पास क्या है 2 है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3600 आ गया। ये केस 1 में जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज है। अब केस 2 करेंगे, अब उसने फ्रीक्वेंसी कितनी बता दी हमें, 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NS 120 और पोल हमारे पास कितने हैं, 2 पोल हैं। तो इसे आप सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3000 आ जाएगा। अब इस मतलब क्या हुआ कहने का, जो इसका आंसर है रन एट 5/6 ऑफ द रेटेड स्पीड। 5/6 तो मतलब क्या होगा, 5/6 इंटू रेटेड स्पीड। रेटेड स्पीड हमारे पास क्या, पहले केस में 3600, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3000 आ रहा है। मतलब अब जो वैल्यू आ रही है 50 हर्ट्ज में वो इसका कितना 5/6 है, तो 5/6 इसका जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3000 आ रहा है। तो यही हमें पूछा गया था, रन एट 5/6 ऑफ द रेटेड स्पीड। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करते हैं, हम कूलिंग करते हैं इसे और एक इंसुलेटर की तरफ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लिखा हुआ प्रोवाइडिंग इंडक्टिव कपलिंग, ये जो हमारा ये आंसर नहीं होगा इसमें। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 62 में मशीन विल विद अ नेगेटिव स्लिप। अभी हमने स्लिप का जो फार्मूला पता चल गया था हमें कि ये मेरे पास एक स्टेटर है, मशीन को, ये मशीन है किस्म की, ये पेन है, इसे अपर व्यू से मैं देख रहा हूँ तो मशीन यूँ होती है ना, इसका अपर व्यू से जो ब्लू नज़र आ रहा है तो ये मैंने लिखा है। ये हमारे पास क्या हुआ, स्टेटर है, ये हमारे पास क्या, रोटर है। तो स्लिप क्या होगा हमारे पास, स्टेटर NS माइनस NR, ये हमारे पास क्या होगा, स्टेटर स्लिप होगा। लेकिन
अभी तो हम जब मोटर पढ़े हैं तो हमारे पास जो एन एस है वो हमेशा क्या होगा, एन आर से हाई होगा। एन एस की स्पीड क्या होगी, एन आर से हाई होगी मोटर में। लेकिन अब क्या होगा, जनरेटर में आ जाएगी। जब जनरेटर में आएंगे क्या होगा हमारे पास, हमें पता है जनरेटर में क्या होता है, इनपुट में हम क्या कहते हैं, प्राइम मूवर से मूव करते हैं, आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अब रोटर में मैंने क्या किया, प्राइम मूवर कनेक्ट कर दिया, एन आर को इंक्रीज़ हो गया। अब जब एन आर इंक्रीज़ हो जाएगा तो स्लिप हमारे पास क्या हो जाएगी, एन एस माइनस एन आर। अब एन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में इंक्रीज़ हो जाएगी। एन आर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो स्लिप क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव स्लिप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंडक्शन जनरेटर की तरह काम कर रहा है। तो यही है इंडक्शन जनरेटर। जो हमारे पास इंडक्शन मोटर है और वो ट्रांसफार्मर, ये दोनों एक ही एनालॉगस हैं। क्यों, अगर मैं सेकेंडरी की वैल्यू बताऊँ, ये सेकेंडरी वैल्यू है हमारे पास, ये शॉर्ट होगी। जो हमारे पास मोटर इंडक्शन मोटर है उसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी है वो हमेशा शॉर्ट होगी। ये हमारे पास क्या होगा, एनालॉगस होते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट इज एनालॉगस टू शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या करते हैं, हम शॉर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह ब्लॉक रोटर टेस्ट में भी हमारे पास क्या होगा, ये एनालॉगस होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। इफ़ द स्टेटर वाइंडिंग इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटर रोटेटिंग। तो रोटर भी हमारे पास किस में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। ये क्यों क्लॉकवाइज में करेगा, ये देखें हमारे पास जब एक स्टेटर है, स्टेटर ये बाहर वाला स्टेटर है और अंदर वाला रोटर है। अभी रोटर फिक्स है, रोटर मूव नहीं कर रहा, लेकिन स्टेटर जो फ्लक्स है वो मूव कर रहा है। स्टेटर फ्लक्स क्लॉकवाइज मूव कर रहा है हमारे पास। अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ में फ्लक्स चेंज हो तो वो उसको अपोज करेगी। तो रोटर इसको अपोज किस तरह करेगा, जो चेंज ऑफ फ्लक्स है क्या करेगा, ये भी मूव होना शुरू कर जाएगा इसी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, इसको पोजीशन तो इसी डायरेक्शन में मिल रही है ना, तो इसी डायरेक्शन में क्या मूव करना शुरू कर देगा ताकि इसको पोजीशन कम से कम मिले। सर ये मिसाल तो 50 वेबर से मूव कर रहा है, तो ये 50 वेबर अपने आप अंदर पैदा करेगा तभी तो ये मूव करेगा ना, इसको अपोज कर सकेगा ना 50 वेबर। तो 50 वेबर क्या इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन 77 है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर गिव तो कॉपर लॉस एट फुल लोड। कॉपर लॉस जिस तरह हम आई स्क्वायर आ रहा है तो ये इसमें फाइंड करते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी सप्लाई वोल्टेज इज डबल विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस एट ट्रांसफार्मर। तो ईडी करंट लॉस हमारे पास किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो ईडी करंट लॉस हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ तक हमारे पास जो बेसिक मशीन के एमसीक्यूज थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। इसमें से एक एमसीक्यूज हमारा छूट गया है जो बेसिक इलेक्ट्रिकल का था, ये जो क्वेश्चन नंबर 70 था। द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन लैम्प इज 10 टाइम इट कोल्ड रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंगली द कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट टू 100 वाट लैम्प विल बी। जो स्टेटमेंट है उसकी स्टार्ट में द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन लैम्प इज 10 टाइम इट कोल्ड रेजिस्टेंस। तो हॉट रेजिस्टेंस को हम यूँ कर देंगे 10 टाइम हमारे पास किससे, आर कोड से। अकॉर्डिंगली कोल्ड रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट टू 200 वोल्ट लैम्प विल बी। तो हमें क्या बताना है, कोल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो एक चीज़ समझें, जो पावर है उसका फार्मूला क्या है, V²/R है। तो यहाँ से हमारे पास हॉट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, V² इंटू पी हॉट। तो V² हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 200 है और पावर कितनी है 100 है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 200 का स्क्वायर इंटू 100 वाट। तो यहाँ 100 वाट पुट कर दें। तो इसे कैलकुलेटर में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400, मतलब 400 आ गया हॉट रेजिस्टेंस। अब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, हमें क्या चाहिए, कोल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो 400 यहाँ पुट करेंगे इज इक्वल टू 10 इंटू आर कोड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा, 40 ओम। कोल्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 ओम। इसी तरह जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो ट्रांसमिशन लाइन पे था, तो पावर सिस्टम पे, तो उसके जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर देते हैं। जैसे द बर्निंग ऑफ अ कंडक्टर इज डन प्राइमरी टू रिड्यूस रिएक्टेंस। तो बर्निंग का मतलब क्या है, अब देखें हमें पता है कि जब जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास जा रही है, तो जब भी किसी भी वायर से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा तो उसकी अक्रॉस क्या होगी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। और ज़्यादा करंट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इससे डिस्टर्बेंस क्या होगी, जो हमारे पास जो वायर हैं पास, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में आएंगी, उससे इफेक्ट पड़ जाएगी। तो हम अपने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसको रिड्यूस किस तरह करेंगे, हम बंडलिंग कर देंगे। क्या हो जाएंगे, इसको हम पैरेलल में इसको ब्रेक कर देंगे। मतलब
अब देखें जब इंडक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन इंडक्टेंस पता है हमारे पास पैरेलल में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, L1 L2 L3 होता है। तो अब जो जाएगा वो कम हो जाएगा। अब इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो उतनी पावर से नहीं बनेगी जो इस केस में बन रही थी। तो इसलिए बढ़ने क्या करते हैं हम, रिड्यूस रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस हमारे पास एक किस्म का इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। अब ये क्यों हो गया है, देखिए जब हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो इसके अक्रॉस ना हमारे पास कैपेसिटेंस बन जाता है ट्रांसमिशन लाइन के दरमियान। अब हमारे पास क्या है, नो लोड है, कोई लोड नहीं लगा हुआ। तो अब जिसने कैपेसिटर्स के अंदर जो एक किस्म का करंट है, अब ये डिस्चार्ज करेगा, पहले केस में तो ले रहा था, अभी डिस्चार्ज करेगा तो वो कुछ न करंट जो हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन में मूव करेगा, तो वो किस वजह से मूव करेगा, वो कैपेसिटेंस की वजह से मूव करता रहेगा। अब कोरोना लॉज यूजली व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द एयर अराउंड द कंडक्टर इज 30 किलोवाट मैक्सिमम वैल्यू। जो स्किन इफेक्ट ऑफ अ कंडक्टर विल रिड्यूस एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इज इंक्रीज। अभी स्किन इफेक्ट का जो हमारे पास, ये मैं ट्रांसफार्मर से समझा लेता हूँ आपको मैं। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास वाइंडिंग है। तो हम क्या चाह रहे होते हैं, ये जो करंट यहाँ पे है, ये यही करंट हमारे पास क्या जाए, सेकेंडरी में चले जाए, ठीक है, सेकेंडरी में चले जाए। लेकिन अब जो करंट है वो हमारे पास कोर्स होके भी जाता है ना, ये कोर्स करंट है, अब ये जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास आई स्क्वायर आर लॉस यूज़ करेगा। आई स्क्वायर आर यूज़ करेगा तो हमारे पास जो सेकेंडरी की तरफ करंट जाएगा वो थोड़ा कम चले जाएगा लॉसेस की वजह से। लॉसेस की वजह से तो नहीं, अब लॉसेस क्या है, दूसरा ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो है आई स्क्वायर आर लॉस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा होगा आई स्क्वायर आर भी। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेजिस्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ का मतलब क्या, एक किस्म का रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर देंगे। जब ये चीज़ इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, करंट हमारा कम हो जाएगा। तो लॉसेज हमारे पास एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज। द ट्रांसिएंट वोल्टेज दैट अपीयर अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर एट द इंस्टेंट इज कॉल्ड रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज क्या होती है। अब एक चीज़ समझे, हमारे पास ये किस्म का इंडक्टर है, ये हमारे पास एक क्या इंडक्टर है, और ये क्या लोड से कनेक्ट है हमारे पास, इसमें कुछ ना कुछ सप्लाई जा रही है। अब क्या हुआ, मैंने इस सप्लाई को काट दिया। अब सप्लाई को काट दिया, कोई इंडक्टर है, कैपेसिटेंस है, इसने कोई स्टोर एनर्जी अपने अंदर स्टोर की हुई है। अब ये स्टोर एनर्जी डिस्चार्ज करेगा एयर में, तो क्या होगा, हमारे पास एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। आर्क क्यों प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसने कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर की हुई थी अपने अंदर, तो वो स्टोर एनर्जी को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा जब, तो यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसी को क्या कहेंगे हम, रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज। दूसरे केस में अगर मैं ग्राफ से समझाऊँ तो पहला जो ग्राफ होगा हमारे पास पीक होगा, उसे रीस्ट्रैकिंग वोल्टेज कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होगी, क्योंकि स्टोर एनर्जी